तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अभी तक ने हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ लिया था, आपने देखा था, हमारी पुरानी वीडियो आ चुकी है। और अब हम नेक्स्ट वीडियो की बात करेंगे आज। तो नेक्स्ट टॉपिक ही है हमारा। तो आज जिस टॉपिक की हम बात करने वाले हैं वो टॉपिक आपके सामने है। ये है आज आपका मॉड्यूल नेम है कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू सिटीजनशिप। ठीक है, ये आपका आज का मॉड्यूल नाम है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं फटाफट। देखिए जो इसमें लिखा है ना, आप लोग ये मत सोचिएगा कि जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल क्वेश्चन बैंक इसमें 22-23 लिखा है तो इसका मतलब ये नहीं कि पुराना सेशन का है। ये अपडेट होके इतने के बाद से अभी अपडेट नहीं हुआ। तो ये इसी से आपको, अगर आपने इससे पढ़ लिया ना तो फिर आपको कहीं भी बाहर से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको सारी चीज़ें इसी एथिक्स के साथ आएंगी। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हम क्वेश्चन की ओर फटाफट बिना किसी देरी किए हुए। तो क्या है, सबसे पहले जो हमारा लेसन का नेम है और टॉपिक पे जो है हमारा माई वैल्यूज़ एंड एथिक्स। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है फर्स्ट वाला, वैल्यू एंड एथिक्स हेल्प अस बिल्ड गुड। इसका मतलब समझते हैं आप, वैल्यू और एथिक्स, एथिक्स होते हैं मतलब इसमें जो कह रहा है कि अगर आपको किसी चीज़ की वैल्यू और एथिक्स को, अगर क्या आपका जो एथिक्स होते हैं मतलब आपकी एक कह सकते हैं कि जो आपको करने में अच्छा लगता है या आपका प्रोफेशन है उसको करना, तो अगर आपकी वैल्यू और आपके एथिक्स के हिसाब से आप क्या बिल्डअप करते हो, सबसे ज़्यादा आपका उससे क्या बिल्डअप होता है, गेम, बिहेवियर, स्टडीज़ या रेंट। आपके हिसाब से क्या बढ़ेगा? गेम थोड़ी ना बढ़ेगा, ना तो पढ़ाई बढ़ जाएगी आपकी, ना तो आपका किराया बढ़ जाएगा, आपका सिर्फ बिहेवियर अच्छा हो जाएगा। मतलब अच्छा बिहेवियर को बिल्डअप करने के लिए आपके पास वैल्यूज़ और एथिक्स होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिर वैल्यूज़ डिसाइडेड द डैश ऑफ अ पर्सन। देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि वैल्यू क्या डिसाइड करती है किसी इंसान की, कैरेक्टर, लैपटॉप, होम या सिस्टम। आपके अकॉर्डिंग क्या होगा? इसमें यही क्वेश्चन कह रहा है किसी इंसान की जो वैल्यू क्या डिसाइड करती है। वैल्यूज़ किस चीज़ पे डिसाइड होती है? उसके कैरेक्टर पे ना। कैरेक्टर का मतलब आप सब लोग समझते हैं, उसका चरित्र कैसा है, उसका चरित्र के हिसाब से उसकी वैल्यू डिसाइड होती है। तो इसमें यही चीज़ें पूछ रहा था कि वैल्यू डिसाइडेड द कैरेक्टर ऑफ अ पर्सन। वैल्यू डिसाइड करती है किस टाइप का पर्सन है वो। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इट इज़ नॉट गुड टू फॉरवर्ड डैश ऑन अ सोशल मीडिया। इसमें क्वेश्चन ये कह रहा है इट इज़ नॉट गुड फॉर फॉरवर्ड, मतलब ऐसे ये अच्छी चीज़ नहीं है कि आप सोशल मीडिया पे इस चीज़ को फॉरवर्ड करो। जैसे लोग करते हैं ना कि आजकल कुछ भी लोगों के पास पहुंच जाता है, किसी की भी गलत वीडियोस आ जाती हैं, किसी का गलत न्यूज़ पूरे सोशल मीडिया पे फालतू में वायरल कर रहे हैं। तो वो सारी चीज़ों को देखिए, इस क्वेश्चन के इस चैप्टर में आपको ये पढ़ना है कि आप एक सिटीजनशिप, अगर सिटीजनशिप का मतलब समझते हैं आपको नागरिकता कहलाता है। तो नागरिकता में ऐसा समझिए कि अगर आपको अपने भारत देश में रहने की वो है परमिशन, तो आप लोग ये चीज़ को समझते हैं कि आपको कैसे रहना है, क्या आपका ढंग होता है या आपका क्या चरित्र है, ये सारी चीज़ें मैटर करती है ना। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आया है सिटीजनशिप। तो हम सिटीजनशिप में पढ़ रहे हैं ये सारी चीज़ें, हमारी वैल्यू और हमारा एथिक्स। तो आप लोग देखिए कि इसमें क्वेश्चन यही कह रहा है कि इनमें से ऐसा क्या है जो हमें फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए सोशल मीडिया पर। फर्स्ट है फेक न्यूज़, दूसरा है मैसेजेस, तीसरा है ग्रीटिंग और चौथा है सॉन्ग्स। आपके अकॉर्डिंग क्या होगा बताइए? अभी मैंने बताया कि आपको क्या होता है, लोग क्या कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम में। हमें फेक न्यूज़ सोशल मीडिया पर फॉरवर्ड नहीं करनी चाहिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, फोर्थ नंबर। ठीक है, फोर्थ नंबर में क्या है, अ पर्सन हु रिस्पेक्ट एंड फॉलोज द लॉ ऑफ अ कंट्री इज अ। आपके अकॉर्डिंग क्या होगा? एक इंसान है जो रिस्पेक्ट करता है और फॉलो करता है अपने लॉ को, अपने कंट्री के लॉ को वो अपने रिस्पेक्ट कर रहा है और उसको फॉलो करता है, तो वो एक कैसा आदमी है? बिजनेसमैन है, बैड एम्प्लॉय है, या रिस्पॉन्सिबल सिटीजन है, या स्मॉल किड है? बिजनेसमैन तो आप लोग को पता ही होगा बिजनेसमैन कौन है। बैड एम्प्लॉय क्या होते हैं ये भी आपको नहीं पता होगा, चलिए मैं बता देता हूँ। बैड एम्प्लॉय वो होते हैं मतलब जो काम करने वाले होते हैं ना, जिसको किसी भी ऑफिस में जो काम करने वाले वर्कर होते हैं उनको एम्प्लॉय बोलते हैं। तो बैड एम्प्लॉय इनको बोलेंगे जो काम नहीं करते हैं, सिर्फ सैलरी लेते हैं,
आजकल देख पा रहे होंगे आप लोग कि बहुत जगह पे लोग सैलरी तो उठा रहे हैं, बट जो उनका काम है वो काम प्रॉपर तरीके से नहीं करते, वो बैड एम्प्लॉय में कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। फिर रिस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप मतलब समझ रहे हैं? रिस्पॉन्सिबल सिटीजन का मतलब है कि जो इस चीज़ का मतलब उनके अगर किसी चीज़ का काम करने का अगर उनको दिया जाता है तो एक रिस्पॉन्सिबल तरीके से, मतलब उनको ये चीज़ को है कि हाँ हम इस चीज़ के रिस्पॉन्सिबल, अगर हमारा काम नहीं होता है तो वो उसके पूरे जिम्मेदार हम हैं। तो एक जिम्मेदार नागरिक बनिए। उनको जिम्मेदार नागरिक ही कहते हैं जो कि हमारे लॉ को, हमारे देश के लॉ को, अधिकारों को वो रिस्पेक्ट करते हैं और उनको फॉलो करते हैं, ठीक है। तो ये रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ही आएगा, ठीक है। अब स्मॉल किड तो हो ही नहीं सकता, तो हमारा आंसर है क्या? रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, जिम्मेदार नागरिक उनको कहते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है? फिफ्थ वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? रीता फाउंड समवन्स वॉलेट इन द ऑफिस, सी गिव्स इट टू द ऑफिस मैनेजर, सी सो दैट सी हिज, क्या है? अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रीता अपने ऑफिस में किसी का गिरा हुआ एक वॉलेट पाती है। वॉलेट का मतलब पर्स जो होता है आपके भाषा में, या बटुआ आप लोग कहते हैं, कई जगह पे किसी के कई कई तरीके से नाम उसका जाना जाता है। आपके आपके यहाँ पे क्या बोला जाता है वॉलेट को, आप लोग कमेंट करिएगा। चलिए मैं बता और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। सी गिव्स इट टू द ऑफिस मैनेजर, तो उसने क्या किया कि वो अपने ऑफिस मैनेजर को दे दिया। फिर सी सोज दैट, वो उसके उसने आपको मतलब आपने उसमें क्या देखा ऐसा कि वो क्या था उसके अंदर? ओपन माइंडेड थी, ऑनेस्ट एंड रिस्पॉन्सिबल थी, काइंड थी, या नॉन जजमेंटल थी? देखिए ओपन माइंडेड वो होता है मतलब जिनको ज़्यादा इन सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। कुछ लोग तो उसको पढ़े रहने दो, जाने दो, किसी का भी मुझसे क्या मतलब, ऐसा होता है ना। फिर दूसरा ऑप्शन है क्या? ऑनेस्ट एंड रिस्पॉन्सिबल, कुछ लोग ईमानदार और जिम्मेदार होते हैं। तो ईमानदार और जिम्मेदारी, इसका आंसर तो यही होगा। और आगे काइंड, काइंड मतलब आपके कई तरीके से दिमाग चलती है। या नॉन जजमेंटल, या आपके हिसाब से आप इसमें कुछ भी जजमेंट नहीं करना चाहते, या आपको कुछ समझ में ही नहीं आया जो ये क्वेश्चन बताया, ऐसा। तो हमारा जो आंसर है वो हमारा ऑनेस्ट एंड रिस्पॉन्सिबल, जो जिम्मेदार और ईमानदार होता है, वो यही उसके अंदर यही चीज़ें दिखा। तो सी इज ऑनेस्ट एंड रिस्पॉन्सिबल। इसमें यही पूछ रहा है दिस शोज दैट, उसने क्या उसने उसमें क्या दिखा आपको, या आपने जो क्वेश्चन पढ़ा तो आपको क्या समझ में आया। तो यही चीज़ें पूछ रहा था कि सीता जो थी वो मतलब रीता जो थी वो ऑनेस्ट और रिस्पॉन्सिबल थी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अब नेक्स्ट टॉपिक ही अवर कॉन्स्टिट्यूशंस गाइडिंग प्रिंसिपल्स। देखिए अब अपने कॉन्स्टिट्यूशन यानी अपने संविधान की बात कर रहा है, ठीक है। अपने संविधान से जुड़े कुछ इसमें आर्टिकल्स भी आपको हो सकता है मिल जाएं, या आपको उससे जुड़े कुछ क्वेश्चन दिखाएगा, तो उसको आप लोग आई थिंक आप लोग उसको पढ़े भी होंगे और अच्छे से जानते भी होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं हम 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्या बोल रहा है? द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया इज ऑल्सो कॉल्ड ऐसा, आपके अकॉर्डिंग क्या बोलते हैं? अपने भारत का संविधान को और किस नाम से जाना जाता है? भारतीय एकेडमी, भारतीय संविधान, नॉवेल, या न्यूज़पेपर? आपने पढ़ा होगा भारतीय संविधान के नाम से अपने भारत को जानते हैं, अपने भारत के संविधान को जानते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंग्लिश वर्ड हो गया, और भारतीय संविधान हिंदी नाम से। तो यही पूछ रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को और किस नाम से जाना जाता है, या और किस नाम से लोग बोल सकते हैं उसको? तो भारतीय संविधान के नाम से। क्या? भारतीय संविधान, ठीक है। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 7 नंबर। तो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? इंडिया इज अ सॉवरेन कंट्री दैट्स मीन इट कैन मेक इट्स ओन। अब भारत भारत में एक जो ये कंट्री की बात कर रहा है, तो कंट्री में क्या है आप लोग देखिएगा अभी। मैं आपको तो आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पे कि अभी क्वेश्चन क्या लिखा है कि इंडिया इज़ अ सॉवरेन कंट्री, मतलब भारत अपना एक संप्रभुत्व राष्ट्र है, ये तो आपको पता ही होगा। तो इसमें संप्रभुत्व का मतलब तो आप समझते हैं ना, कि मतलब वो खुद का अपना रूल, अपना डिसीजन, सब कुछ अपने हाथ में है, मतलब हम किसी के अधीन नहीं है। समझ रहे हैं? मतलब कोई तानाशाह नहीं है हमारे भारत में। तो यही बोल रहा है कि इंडिया इज़ अ सॉवरेन कंट्री, मतलब संप्रभुत्व अपना राष्ट्र है। तो इट मीन्स इट कैन मेक इट्स ओन मनी, स्टेट, इलेक्शंस एंड रूल्स एंड डिसीजंस। आपके अकॉर्डिंग क्या होगा? पैसा तो हर कोई बना लेता है, स्टेट भी हर कोई बना लेता है, इलेक्शन भी हर कोई लड़ता है, हर देश में हो जाता है, पर रूल्स और डिसीजन हर देश में अपने से नहीं बनाए जा सकते हैं, जो कि अपने भारत में संप्रभुत्व देश होने के कारण रूल्स एंड डिसीजन बनाए जा सकते हैं,
ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ डैश ऑफ अवर कंट्री। अब क्या होगा आपके अकॉर्डिंग, लॉज एंड रूल्स, कीज, टूल्स, लैंग्वेजेस। चार ऑप्शन है आपके पास। भारत क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान इज अ सेट ऑफ अवर डैश अवर कंट्रीज, मतलब इसमें क्वेश्चन ये कह रहा है कि भारतीय संविधान किस चीज़ का सेट, या अपने पास क्या सेट करके रखता है, या उसके अकॉर्डिंग में किस सेट्स में आते हैं। तो हमारे भारत के संविधान में लॉ एंड रूल्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो कि हमारे कंट्री को सेट करके रखा है। लॉ और रूल्स होना बहुत ज़रूरी था, इसी वजह से इसका आंसर होगा लॉ एंड रूल्स। ठीक है, ये तो आपका बेसिक नॉलेज है, जस्ट लाइक मतलब ऐसा कुछ भी नहीं कि जो आप नहीं जानते हैं, बस थोड़ा क्वेश्चन को समझना पड़ता है बस। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये वाला 9 नंबर। मिस्टर जॉनसन वांट्स टू एम्प्लॉय एन 8 year old गर्ल फॉर हाउस होल्ड वर्क। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मिस्टर जॉनसन वांट्स, एक मतलब मिस्टर जॉनसन है जो कि अपनी 8 साल की छोटी बच्ची के लिए एक हाउस होल्ड वर्कर चाहिए उनको, मतलब जो घर का उनका काम कर सके और उनकी बच्ची को संभाल सके। इन इंडिया विच फंडामेंटल राइट्स वुड नॉट अलाउ इट। इसमें क्वेश्चन ये कह रहा है कि देखिए, मिस्टर जॉनसन वांट टू एम्प्लॉय एन 8 year गर्ल्स फॉर अ हाउस होल्ड वर्क। ओ माई गॉड, इसमें से देखिए आपने ये चीज़ें तो बहुत अच्छे से जानते होंगे कि अपने भारत में एक संविधान में एक फंडामेंटल राइट्स है जो कि कहता है कि आप 18 साल से या 14 साल से कम के बच्चों को इसमें आप कहीं भी काम करने के लिए उनको नहीं रख सकते हैं। कम से कम उनकी 14 वर्ष उम्र तो ज़रूर होनी चाहिए, और 18 में वो मैच्योर हो जाते हैं, मतलब 18 के बाद तो वो कहीं भी काम कर सकते हैं एट इंटरनेशनल लेवल में, कोई दिक्कत नहीं है कहीं भी। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन ये कह रहा है कि मिस्टर जॉनसन एक 8 साल की ये छोटी बच्ची को अपने घर में काम करने के लिए रखना चाहते हैं, तो इंडिया का फंडामेंटल राइट्स उन्हें अलाउ करता है या नहीं करता है। तो फंडामेंटल राइट, किस फंडामेंटल राइट्स के अंदर ये चीज़ें होती है, तो चलिए आप लोग बताइए। ये 4 राइट्स आपके दिखे, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम फॉर रिलीजन्स, एंड राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, एंड राइट टू इंफॉर्मेशन। राइट टू इक्वालिटी क्या होती है, फर्स्ट नंबर मतलब समानता का अधिकार। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, किसी भी धर्म में, मतलब पूरे मतलब सारे धर्म के लिए, कोई भी ऐसा नहीं है कि आप हिंदू ही बनो या आपको मुसलमान ही बनो, तो आप किसी भी धर्म में किसी भी धर्म के लोग हमारे भारत में रह सकते हैं और अपने अपने हिसाब से अपनी पूजा पाठ अपने धर्म को मान सकते हैं। ठीक है, फिर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशंस, यही होगा इसका आंसर। क्यों? क्योंकि ये एक एक्सप्लॉयटेशन, मतलब आप समझ रहे हैं, शोषण करना कहलाएगा। आप 8 साल के बच्चों से काम करवाएंगे तो वो तो एक शोषण हो जाएगा ना, तो यही होता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्या ऑप्शन था, राइट टू इन्फॉर्मेशन, मतलब आपको किसी भी चीज़ को जानने का अधिकार आपको भरपूर रहता है, चाहे आप कहीं भी जाएं, आप राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत आप कहीं भी, आरटीआई आपने सुना होगा, और आरटीआई बहुत जगह पे सुनने को मिलता है आपको। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा हमारा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, हम शोषण ही करते हैं इसी फंडामेंटल राइट्स के अंदर, इस क्वेश्चन में इसको अलाउ नहीं कर रहा है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 10th नंबर क्वेश्चन, विच फंडामेंटल राइट अस टू फ्रीली विजिट अ टेम्पल, चर्च और अ मॉस्क फॉर प्रेयर। ऐसा कौन सा फंडामेंटल राइट है जिसमें हम कहीं भी, मतलब हमें कोई रोक नहीं सकता, चाहे हम मंदिर जाएं, चाहे हम चर्च जाएं, चाहे मॉस्क्यू जाएं यानी दरगाह जाएं, चाहे ईदगाह जाएं, कहीं भी जाएं प्रेयर करने के लिए, तो हमें कोई नहीं रोक सकता। तो इसके लिए क्या हमारे भारत में क्या रूल बना हुआ है, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू एजुकेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, एंड राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन्स। आपको सीधा मैंने बताया ना, राइट टू फ्रीडम रिलीजन क्या होता है, एक्सप्लॉयटेशन तो बता ही दिया था, राइट टू एजुकेशन भी बता ही दिया था, राइट टू इक्वालिटी बता दी, चलिए सॉरी एजुकेशन नहीं बताया था। तो राइट टू एजुकेशन मतलब सभी को पढ़ाई का अधिकार है, मतलब कोई भी चाहे किसी भी उम्र के लोग बच्चे या पढ़ सकते हैं। ठीक है, और लास्ट वाला जो अपना ऑप्शन है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यही इसका आंसर होगा, मतलब आप किसी भी धर्म के हो, आपको कोई कहीं भी नहीं रोक सकता है।
हमारे यहाँ हमारे भारत देश में किसी भी धर्म के लोगों को किसी भी ऐसी जगह पे ये नहीं होता कि मुस्लिम वाले जगह पे हिंदू काम नहीं कर सकता या हिंदू वाले मंदिर में मुस्लिम नहीं जा सकता। सब जा सकते हैं, कोई भी नहीं रोक सकता उन्हें। ये एक हमारे भारत में संविधान में ये चीज़ें लिखा गया है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ये बेसिक चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये भी एक अपना एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के अंतर्गत आता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको बेसिकली पता होना चाहिए। ठीक है, और अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब जो पढ़ेंगे हम थोड़ा टॉपिक चेंज हो रहा है, प्रोटेक्टिंग अवर इन्वायरमेंट। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। अब हम थोड़ा इन्वायरमेंट की तरफ, मतलब अपने पर्यावरण की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है, एडिशंस ऑफ हार्मफुल स्मोक्स गैसेस एंड केमिकल्स टू द इन्वायरमेंट इन अ लार्ज क्वांटिटीज इज कॉल्ड। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर हम अपने पर्यावरण में बहुत बड़ी मात्रा में हार्मफुल स्मोक्स, मतलब बहुत ही खतरनाक गैसें, धुआं और केमिकल्स अगर अपने हम पर्यावरण में छोड़ रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है? बताइए क्या होता है इसकी वजह से? गैस, स्मोक, केमिकल जो भी आप छोड़ रहे हैं तो क्या होगा? एयर तो होगी नहीं, पॉल्यूशन ही होगा। जो हमारा बी नंबर क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिए कि बी नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। बी नंबर क्वेश्चन आपका ये है, ये देखिए, तो इसमें बी वाला ऑप्शन पॉल्यूशन है। पॉल्यूशन ही होगा, मतलब प्रदूषण। अगर ये सारी चीज़ें स्मोक, गैस और केमिकल्स इन्वायरमेंट में खुले में छोड़ा जाएगा तो क्या होगा? पॉल्यूशन ही होगा ना, उसको पॉल्यूशन कहते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या बोल रहा है 12 नंबर, कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज और फॉर फार्मिंग एंड हाउसिंग पर्पस इज कॉल्ड। आप लोग इस चीज़ें देख रहे हैं कि बढ़ती हुई जनसंख्या के साथ अपने भारत देश में बहुत ज़्यादा, मतलब जहाँ पे खेती की जाती थी वहाँ भी घर बनाए जा रहे हैं। मतलब हर जगह पेड़ काट काट के बस अपनी खेती के लिए थोड़ा जगह बना लेते हैं, बाकी के लिए घर बना लेते हैं। तो हर जगह, मतलब अपने पूरे भारत देश के जंगलों के भी बहुत ज़्यादा कटाई हो रही है, जिसकी वजह से हमारे भारत में पूरा इको बैलेंस चेंज हो चुका है। जिस समय में कभी बरसात हुआ करती थी तो वहाँ ठंड होने लगी, तो कभी बरसात गर्मी पड़ने लगी। तो ये सब इकोलॉजिकल बैलेंस ही तो इम्बैलेंस हो रहा है ना। तो इस चीज़ को नहीं करना चाहिए। आपकी इसमें क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताएं। पर क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं, तो आपके अकॉर्डिंग क्या होगी? अगर कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज फॉर फार्मिंग के लिए और घर बनाने के लिए अगर ट्री का कट किया जा रहा है, तो वो उस पर्पस के लिए कटा जा रहा है, तो उसको क्या कहते हैं? रिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन, एफॉरेस्टेशन या फॉरेस्टेशन? देखिए, रिफॉरेस्टेशन तो ये होता है कि आप दोबारा पेड़ लगा रहे हो। डिफॉरेस्टेशन वो पेड़ की, मतलब आप पेड़ को काटे जा रहे हो। एफॉरेस्टेशन और फॉरेस्टेशन, देखिए फॉरेस्टेशन जो खुद से जम जाते हैं, और एफॉरेस्टेशन किसी विपदा के तहत अगर कोई चीज़ का वो हो जाता है, तो इसकी वजह से भी इसको एफॉरेस्टेशन बोलते हैं। मतलब किसी विपदा, मतलब नेचुरली जो कुछ भी चीज़ें हो जाती हैं, या मैनुअली भी इंसानों के द्वारा बहुत समय बाद उस चीज़ का प्रभाव पड़ता है, कहीं भूकंप आ जाता है तो वो सारी चीज़ें गिर जाती है। या आजकल देख पा रहे हैं आप लोग, हर घर में बोरिंग की जो ये कर रहे हैं ना, तो उससे नीचे की अपनी जो प्लेट्स है ना, वो टेक्टोनिक्स वो चूर हो जाती हैं, जिसकी वजह से भूकंप आ जाता है। तो ये मनुष्य की गतिविधियों की वजह से हो रहा है ना, तो एफॉरेस्टेशन वो कहलाता है। ठीक है, अब जो इसमें बता रहा है कि हमें जो मेनली पूछा जा रहा है वो डिफॉरेस्टेशन ही कहलाता है। हम क्या कर रहे हैं? पेड़ को काट रहे हैं अपने हाउस के लिए और अपने फार्मिंग के लिए। ठीक है, तो उसका जो आंसर होगा डिफॉरेस्टेशन होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 30 नंबर क्या बोल रहा है? रिलीजिंग केमिकल्स, वेस्ट, प्लास्टिक्स इनटू द वाटर। अगर हम वो पानी में प्लास्टिक डाल रहे हैं, या अपने किसी भी कारखानों का वेस्ट मटेरियल डाल रहे हैं, मतलब कचरा, और केमिकल्स जो भी हमारे कारखानों से, हमारे घरों से निकल रहे हैं, वो सारी चीज़ें अगर हम पानी में ले जाके डाल रहे हैं, तो क्या होगा? साउंड पोल्यूशन होगा कि लैंड पोल्यूशन होगा कि वाटर पोल्यूशन होगा कि एयर पोल्यूशन होगा? सॉइल प्रदूषण, सॉइल पर, मतलब सॉइल का जो होता है, तो इसमें से ऐसा तो है नहीं कि लैंड पोल्यूशन को सॉइल पोल्यूशन भी कहते हैं। तो इसमें साउंड और लैंड और एयर, तो ये तीनों चीज़ तो नहीं होगा आई थिंक। क्यों? क्योंकि हम केमिकल्स, वेस्ट और प्लास्टिक डाल रहे हैं, तो वाटर पोल्यूशन ही होगा ना, क्योंकि वो चीज़ तो वाटर में डाल रहे हैं। तो हमारा वाटर पोल्यूशन इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 40 नंबर क्या बोल रहा है? साइंटिस्ट आर वार्निंग अस दैट द राइज इन अर्थ्स टेम्परेचर कॉजेस। साइंटिस्ट क्या किस चीज़ के लिए वार्न कर रहे हैं कि अपने पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है? तो वो क्या हो रहा है, इसको क्या कहते हैं?
हमें वार्निंग आती रहती है कि आप लोग कम से कम एसी वगैरह का यूज़ करें और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं और मतलब ये नेटवर्क वाली चीज़ों को, जैसे मान लीजिए ये जो टावर आप लोग आपके घर पे आसपास लगा हुआ है, तो इससे भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है हमारे पूरे वातावरण पे। तो यही चीज़ साइंटिस्ट इसीलिए मना कर रहे हैं कि आप लोग टेम्परेचर को अगर कम करना चाहते हैं तो ग्लोबल वार्मिंग कम होगी तब तो ही आपका टेम्परेचर कम होगा और आपको अपने अर्थ को बचाना है। तो देखिए आपको इन सब चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना है, पानी का सही से यूज़ करना है। आने वाले समय में तो हर हर जगह पानी की बहुत ज़्यादा समस्या होगी, क्योंकि आप लोग देख ही पा रहे होंगे कि आपके हर जगह आस-पास कहीं भी शुद्ध पानी नहीं है, पीने योग्य पानी नहीं आता है, अब खारा पानी आने लगा है। तो इसी तरह अगर चलता रहा तो सब मतलब अपने जो इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो चुका है ना पूरे पृथ्वी का, क्योंकि ये सारी चीज़ें गतिविधियाँ हो रही हैं, लोग एसी चला रहे हैं, अंदर एकदम से हैं, पर फिर भी देखिए कितनी ज़्यादा गर्मी बढ़ती है। वो गर्मी इसीलिए बढ़ रही है क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। अपने पूरे देश में इस चीज़ का गंदगी फैला रहे हैं, का बड़े-बड़े कारखाने खोल रहे हैं, इतना धुआँ, इतना गैस, मतलब ना तो हमारे लिए पानी पीने के लिए शुद्ध है, ना खाना खाने के लिए शुद्ध है, ना साँस लेने के लिए शुद्ध हवा है, तो कुछ भी नहीं है, तो ग्लोबल वार्मिंग तो बढ़ेगी ना। यही इसमें बोल रहा है। तो साइंटिस्ट इसीलिए वार्न कर रहे हैं कि आप लोग इन सब चीज़ों को ध्यान दीजिए अगर आपको अपने पृथ्वी से प्यार है तो। तो इसमें जो मेनली है अपना आंसर होगा ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर, ये लास्ट क्वेश्चन है इस मॉड्यूल का, तो इसको समझा देते हैं आपको। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, श्याम जो है वो अवॉइड करता है यूज़ ऑफ प्लास्टिक्स और केमिकल फर्टिलाइज़र का। तो ही इज़ क्या प्रैक्टिसिंग, वो क्या प्रैक्टिसिंग कर रहा है, क्वेश्चन यही बोल रहा है कि श्याम अवॉइड्स द यूज़ ऑफ प्लास्टिक्स एंड केमिकल फर्टिलाइजर्स। तो ही इज़ प्रैक्टिसिंग अ ग्रीन लाइफस्टाइल, मॉडर्न लाइफस्टाइल, बिजी लाइफस्टाइल या अनहेल्दी लाइफस्टाइल। अगर श्याम जो है वो प्लास्टिक को और केमिकल फर्टिलाइजर्स को अवॉइड करता है, मतलब उस चीज़ का उपयोग नहीं करता, उसको नज़रअंदाज करता है, तो क्या होगा, ही इज़ प्रैक्टिसिंग अ ग्रीन लाइफस्टाइल। इसका जो आंसर होगा ग्रीन लाइफस्टाइल होगा। क्यों? क्योंकि हमें ग्रीनरी मतलब एक नेचुरली तरीके से इन चीज़ों को उगा के, जैसे वो बोल रहा है कि केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ नहीं करेगा तो वो वर्मी कंपोस्ट यूज़ करेगा अपनी खेती के लिए, फार्मिंग के लिए वो वर्मी कंपोस्ट के खादी का यूज़ करेगा, तो वो केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं करेगा। तो वो क्या कर रहा है, तो वो प्रैक्टिस कर रहा है कि हम ग्रीनरी लाइफस्टाइल जिएँ, ना कि कोई फर्टिलाइज़र या मॉडर्न लाइफस्टाइल की वजह से या बिज़ी लाइफस्टाइल, ऐसा तो कुछ होगा नहीं। अनहेल्दी लाइफस्टाइल क्या होता है, ये सो इसके अकॉर्डिंग तो नहीं होगा। तो जो हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि श्याम जो है वो प्लास्टिक और केमिकल फर्टिलाइज़र को अवॉइड कर रहा है जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है, तो वो क्या प्रैक्टिस कर रहा है, ग्रीन लाइफस्टाइल जीने की। ठीक है, तो ये रहा हमारा लास्ट क्वेश्चन। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे नया मॉड्यूल लेकर। तो ये मॉड्यूल कंप्लीट हो गया। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स तक शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा उन लोग की भी मदद हो। और आप लोग को कुछ भी डाउट होता है तो आप लोग मुझसे क्लियर कर सकते हैं। आपको ये पीडीएफ चाहिए तो मैं पूरा पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा सकता हूँ। आप लोग कमेंट पे मैसेज कीजिए, हमें कमेंट करिए और मैं आपके सारे कमेंट का जवाब दूंगा। आपको जिस भी तरह की समस्या आती है मैं आपको हर तरीके से उसका समाधान दूंगा। ठीक है, तो फटाफट आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।